रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में मैदान लगाने से पहले मिशन नूर यानी कि 5 रोज़ा हुक्म अजान की तहरीक का आगाज कर दिया, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो मौजूदा सिस्टम के खात्मे के लिए अपनी छतों पर खड़े होकर अजानें दें। गुज़श्ता रात PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने छतों पर खड़े होकर अजानें भी दी, मगर यह जानना बड़ा जरूरी है कि जहां पार्टी इस फैसले को इनकलाब की तरफ पहला कदम करार दे रही है, वहीं पर पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा इस तहरीक से खुश दिखाई नहीं दे रहे, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी भी थे और अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं। आरिफ अलवी ने तो अजान देने से मुतालिक अपनी ट्वीट डिलीट भी कर दी। जानना यह बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तहरीक से क्या हासिल होगा। कुदरती आफात, जलजले, सैलाब या फिर खुश्क साली में तो अजानें देने की एक रिवायत चलती है, मगर सवाल ये उठ रहे हैं कि सियासी मकासद के लिए अजान का इस्तेमाल क्या ठीक है, या PTI को इस मामले पर एहतियात बरतने की अशद जरूरत थी। दूसरी तरफ 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक और 14 अगस्त के एहतजाज के बाद 27 सितंबर का जलसा भी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ही अपनी पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं कि आप 1 करोड़ बंदा लेकर आओ, मैं मेजबानी करूंगा, मगर साथ ही साथ पिछले एहतजाजों में लोग इकट्ठे ना करने का ताना भी दे गए। तो ये भी जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में क्या PTI पेशावर जलसे के लिए लोगों को मोबिलाइज कर सकेगी। ये जलसा पिछले एहतजाजों और जलसों से कैसे मुख्तलिफ होगा। GHQ हमला केस हो या फिर तोशाखाना 2 केस या फिर 190 मिलियन पाउंड केस, इन केसेस को हैंडल करने वाले PTI के वकला पर एक तनकीद बड़े लंबे अरसे से चल रही है कि लीगल टीम इन केसेस को कानूनी अंदाज में लड़ने की बजाय सियासी अंदाज में लड़ रही है, जिसका नुकसान शायद इमरान खान साहब को हो रहा है, और ये तनकीद किस हद तक जायज है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आज के बड़े अहम मैच के दौरान हमारे लिए निकाला, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन अबूजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल बरोज पीर बड़ा अहम केस है अडियाला जेल में, जिसकी समाअत होगी, तोशाखाना 2 केस, कहने को 2-3 समाअतों में ये निमट जाएगा, कितने पुरुम्मीद हैं आप लोग? देखें, उम्मीद अब ये बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। अगर ऐसी सोसाइटी हो जिसमें जो मोस्ट डोमिनेंट चीज़ हो आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ जहाँ पे गवर्न करता हो, कोई रूल ऑफ मैन ना हो, इंसानों की ख्वाहिश या फर्द वाहिद की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले ना होते हों, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में कुछ भी नहीं है, इसमें मेरिट नहीं है, इसमें कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की गई, और जो ऑफेंस एलेज किया गया है खान साहब पे, उनके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक फ्रिवलस मेलाफाइडी बदनीति पे बेस्ड एक केस है, जिसके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं जिसके पीछे, और ये आम लोअर कोर्ट नहीं है, ये वो लोअर कोर्ट है जिसमें ओपन ट्रायल नहीं है, जिसपे क्लोज ट्रायल है। वहां पे पब्लिक, मीडिया और वकला की जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इवन फैमिली की भी। ऐसे हालात में जिस तरह फैसले आए पहले इद्दत केस में, बाकी नैब के केसेस में जिसमें सजा दी गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ओवरटर्न हुई, तो हम इतनी उस तरह उम्मीद तो नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है ये जजमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल मेरिट पे, कानून पे, आइन के मुताबिक नहीं दी जा रही, एक एज अ पॉलिसी दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। तो उम्मीद तो है, मुझे होनी चाहिए कि आइन कानून जो है वो सरबुलंद हो, लेकिन हालात देख के ये लगता है इसमें भी वही होना है जो पहले ट्रायल कोर्ट ने फैसले दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट समाअत होगी अलकादिर केस के हवाले से अबूजर साहब, उसमें आप लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जो बेसिक सज़ा है वो इसी केस के अंदर है, कितने इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी? देखें, जब ट्रायल कोर्ट में ज़्यादतियाँ होती हैं, उसमें प्रोसीजर की वायलेशन होती है या उसमें एविडेंस को गलत पढ़ के फैसला किया जाता है, तो उसकी करेक्शन या रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास अपील होती है। वो हाई कोर्ट में आप जब अपील में जाते हैं, एविडेंस को जब दोबारा पढ़ा जाता है और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की जांच पड़ताल की जाती है, तो 99% ऑफ द टाइम्स अगर उसमें कुछ फ्लॉज हो तो वो कन्विक्शन ओवर रूल होती है।
लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है, देखें, कन्विक्शन ओवर रूल तो देर दूर की बात है, अभी तो हमारी सुनवाई नहीं हुई एज पर द लॉ जो होनी चाहिए। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं होते हुए देखा कि हमने अपील फाइल की हो और अभी तक उस अपील पे बहस ही नहीं हो सकी या उसकी सेंटेंस की सस्पेंशन पे बहस ही नहीं हो सकी। तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए हैं। ये केस को लगवाना ही हमें लगता है शायद हमारी यही फतह है कि हमने केस लगवा लिया है। ये शायद हम खुश तो हो जाए यदि केस लग गया, लेकिन जस्टिस सिस्टम के लिए एक अफसोस का मकाम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब से आई है 26वीं आईनी तरमीम, हमारे केसेस ही नहीं लग पाते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हमें नजर आती है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, कंपैरिजन ड्रॉ करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला किया, चेयरमैन पीटीए केस की अपील अगले दिन फिक्स होती है, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है जस्टिस बाबर सत्तार की, और जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, वो रिस्टोर हो जाते हैं। यहाँ इमरान खान जिनकी लिबर्टी एट स्टेक है वो जेल में इस केस की वजह से, और उनकी बुशरा बीबी जेल में इस केस की वजह से, लेकिन वो केस नहीं लग पाता। 9 महीने है। तो वो चार्ल्स डिकन्स का नॉवल था ना, वो टेल्स ऑफ टू सिटीज, इट इज अ वर्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ टाइम्स, दो ऑपोजिट को कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं आप। ये वही हो रहा है यहाँ पे। इमरान खान का केस नहीं लगता, उनका केस अगले दिन लगता है, उनको रिलीफ भी मिल जाता है। और यही नवाज शरीफ का केस लगा था इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाज में बैठे बैठे अपील अलाउ होती है उसकी। जी बिल्कुल ऐसा ही, और बायोमेट्रिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं आंखों ने देखी हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि आप लोग भी मायूस हैं, मैं किसी हद तक शायद जायज़ हूँ अपने इन अल्फाज के अंदर कि आप लोग मायूस हैं, क्योंकि अदालतों से किसी किस्म की इंसाफ की जो तवक्को आप लोग रखते हैं वो मुयसर नहीं आ रही, ना PTI को, ना इमरान खान साहब को, ना दीगर असीरान जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं। आपके नज़दीक यही वजह है कि नौजवान अब इस अदालती निज़ाम से मायूस हो गए हैं और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने अब खुद अपनी ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ किस्म की तहरीक का आगाज़ कर दिया, जिसमें एक हुक्म अजान तहरीक भी शामिल है। तो ऐसा करना दुरुस्त है कि नौजवान बगैर लीडर निकल रहे हैं? शायद ये अदम एतमाद लीडर्स के ऊपर भी है, और ये आपके नज़दीक सही भी है, या फिर ये गलत है कि नौजवान बगैर लीडर्स के निकल रहे हैं? देखें, आप एक जो इनिशियल आपकी बात थी, आई टोटली एग्री विद इट। देखें, हम सबको एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो इस रियासत का वजूद है और उस रियासत के जो सतून है जिसमें जुडिशरी है, उसकी रेलेवेंस और एग्जिस्टेंस जो है वो जब ख़त्म कब होती है? वो तब ख़त्म होती है जो हमारा एक समाजी मुआहदा है जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं। उस समाजी मुआहदे के मुताबिक मेरे साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला जो था वो अदालतों ने करना है। अगर वो अदालत ही बाकी दोनों सतून की एक्सटेंशन बन जाएगी या उसके नीचे लग जाएगी, उसकी एक्सटेंशन लगेगी मुझे, तो फिर मेरा जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस अदालत से या इंस्टीट्यूशन से वो ख़त्म हो जाएंगी, तो मेरे लिए वो इररेलेवेंट हो जाएगी। तो ये अदलिया के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप इस मुल्क की जनरेशन, जो अगली आने वाली जनरेशन है, बल्कि इवन बुजुर्ग भी, उनसे भी आप बात करें, सबके लिए आप इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। आप इंसाफ नहीं कर सकते जब ताकतवरों की बात होती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो नौजवान अबूजर साहब निकल रहे हैं बगैर लीडर्स के, इसको आप सपोर्ट करते हैं या आपको लगता है कि ये जमात के लिए भी खतरा होगा और इमरान खान साहब के लिए भी खतरा हो सकता है? नहीं, देखिए, ये नौजवान अगर निकलते हैं तो मेरे ख्याल से ये खतरा नहीं है। हाँ, ये खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नहीं है, इमरान खान साहब के लिए नहीं है, क्योंकि जो जुल्म का जो सिस्टम, जो स्टेटस को इस वक्त एग्जिस्ट करता है, वो इमरान खान साहब उसका पार्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है और उस पर बैठे हैं और जुल्म जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परपिट्रेट कर रहे हैं, इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उनके लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि आपने देखा साउथ एशिया में ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग इस तरह ही निकले हैं। अभी आपके इर्द गिर्द 3 ममालिक में हो चुका है, क्योंकि जब अवाम मायूस होती है तो फिर अवाम बाहर आती है। जब उनको सिस्टम पे यकीन नहीं रहता कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, तो हम उस स्टेज पे ही जा रहे हैं, आपके सामने है। जब लगेगा भाई किसी का भाई अगवा होता है, उठाया जाता है, अदालत में वो पिटिशन फाइल करता है मुझे रिकवर करके दे, लेकिन अदालत कहे कि जी तुम्हारी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, तुम्हारी पिटिशन में साइन ठीक नहीं हुए हुए,
जब ये स्टेज आ जाती है तो फिर वो तकरीम, वो इज्जत, इदारे की रेलेवेंस, वो सब चीज खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप इस बात को समझते हैं कि वाकई अब जो नौजवान है, पीटीआई की जो लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप जिस वक्त जेलों में नहीं है, उन पर भी ये अदम एतमाद है कि अब उनकी कॉल का इंतजार किए बगैर सब मामला आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो इस मिशन की आप बात कर रहे हैं, जो अनाउंस हुआ था, उससे ये एक हमारे जो सपोर्टर्स, वोटर्स और सोशल मीडिया ने अनाउंस किया है। ये पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था। फिर वो कुछ पार्टी के लोगों ने उसको एंडोर्स किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन अगर कोई अवाम, सोशल मीडिया के लोग कोई मिशन देते हैं और कहना चाहते हैं हमने अजान देनी है, तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या गलत बात है? उनको करने दे। देखें, उनका फंडामेंटल राइट वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन या फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये आपका बुनियादी हक है। उनको करने क्या एतराज होना चाहिए? या मैं कौन होता हूं उन पर सवाल उठाने वाला कि आप ना करें? उनको वो बिल्कुल करें। कोई और भी करना चाहे, मेरी पार्टी का ना भी हो, उसको भी करने। आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? बिल्कुल करने। अब इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अबूजर साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी मंगल का रोज़ चूंकि खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, तो मंगल के रोज़ वर्कर्स भी वहाँ पर जाते हैं, फैमिली भी खान साहब की वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर भी लोग जाएं और वहाँ पर भी जाकर अडयाला रोड के ऊपर अजानें दें। आपके नज़दीक ये फेयर है, ये सही है करना? देखें, अजान देना क्या इस मुल्क के कानून में या इस मुल्क के आइन में मुमानियत है? नहीं। या ये मुमानियत है कि इस जगह पे आप अडयाला के सामने अजान नहीं दे सकते? मैंने जो आइन कानून पढ़ा इस मुल्क का, उसके मुताबिक तो इस मुल्क के किसी भी हिस्से में आप अजान दे सकते हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उससे किसी दूसरे का राइट ऑफेंड ना हो रहा हो। आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। तो वो अडयाला के बाहर अजान हो, वो मेरे घर के अंदर हो, मेरे घर की छत पे हो, वो कहीं अजान है, बिल्कुल अगर किसी का है राइट तो उसको करने, एज लॉन्ग एज देना जायज है। ठीक है, दूसरे के हकूक तलब नहीं कर रहे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। अब 27 सितंबर का जो जलसा कॉल किया गया है पेशावर में, बहुत सारे नाकदीन का ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंज होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये इनकलाब की तरफ हमारा बहुत बड़ा कदम होगा। तो कितने पुरुमीद हैं आप 27 सितंबर के जलसे से? देखिए, जाहिर बात है, जिस तरह मुल्क के हालात हैं, आप पता ही है, सिचुएशन तो ऐसी है कि लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं सिस्टम से। पूरे सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ इंसाफ जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक रियासत में देना होता है, वो इंसाफ इररिलेवेंट हो गया है। तो सबसे पॉपुलर लीडर जिसको वोट दिया हो, 2/3 मेजॉरिटी दिया हो कि हम चाहते हैं ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, इसकी पार्टी की हुकूमत हो, आप उसको भी पाबंदे सलासल रखेंगे और उससे मैंडेट भी छीन लेंगे, तो जाहिर बात है आप उससे एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग, एक स्टेज आता है, टिपिंग पॉइंट होता है, जब उसके बाद जो है वो गुब्बारा फटता है। और वो गुब्बारा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सिस्टम ने कोलैप्स होना है। जी, अच्छा, मुझे ये बताइए अबूजर साहब कि ये जलसे की जब हम बात करते हैं, एहतजाज की जब बात आती है तो फिर हमें अपोजिशन इत्तेहाद नजर आता है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आपके साथ नजर आती है, लेकिन जब जलसे की बात होती है तो सिर्फ पीटीआई नजर आती है। ये खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जाती हैसियत का जलसा है, और महमूद अचकज़ई साहब जो इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहे थे, वो आप लोगों के साथ किसी भी सतह पर स्टेज शेयर करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जलसा होगा तो उसमें वो नजर आएंगे। दिस इज प्योरली अ पीटीआई मैटर जो इस वक्त हमारा पेशावर में प्लान है, और उसमें अगर शायद उसको एज अ गेस्ट हम उनको बुला लें, लेकिन ये उनकी तहरीक का जलसा नहीं है। ये हमारा अपना पार्टी का जो है वो एक हम मैनिफेस्टेशन चाह रहे हैं, हम लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जो जुल्म ज्यादती हो रही है इस मुल्क में उसको फर्दर एक्सपोज करना चाह रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक अपना है शो है। जब कलेक्टिव होगा तो इसमें वो भी होंगे, क्योंकि हमारा उनका जाहिर बात है, आपने देखा वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन मेनी थिंग्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो करेंगे उसमें वो हमारे साथ होंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक और बड़ा अहम नुक्ता वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हवाले से।
आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वाजिद गिलानी साहब हमारे वोटों से मुंतखब हुए और जिस किस्म की FIR उन्होंने हमारे साथियों के ऊपर करवाई मुकाबले मुजम्मत भी है। कराची हो, लाहौर बार हो, वहाँ से उनके ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा भी सामने आया। आप समझते हैं कि वो खालिस्तन सिर्फ PTI के वोटों से मुंतखब हुए, या ये कहना जायज़ होगा कि PTI का एक बड़ा वोट है जो वाजिद गिलानी को पड़ा? देखें, इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ, खासकर जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस हो का इलेक्शन हो, कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता जब तक वो तरीके इंसाफ का कैंडिडेट अनाउंस ना हो। ये हमने लाहौर में देख लिया, 2 दिन पहले अनाउंस किया था लाहौर ने अपना सेक्रेटरी कैंडिडेट, वो इलेक्शन स्वीप कर गया, वो जीत गया। यही हुआ, प्रेसिडेंट भी जीता। इस्लामाबाद में हमने इनको पूरा सपोर्ट किया, वाजिद गिलानी साहब को, इनके साथ थे, सबको पता था PTI का कैंडिडेट है, और सारा जो वोट बैंक है यंग लॉयर्स का जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वोट किया इनको। लेकिन हमने इनको वोट दिया था क्यों? अदलिया की आज़ादी के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस के साथ खड़ा होने के लिए, अदालतों में इंटरफेरेंस को बंद करने के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। लेकिन जब ये इलेक्ट हुए तो ये पावरफुल तबकों की और हुकूमत वक्त की गोद में जाके बैठ गए, चंद फंड्स के लिए, चंद शॉर्ट टर्म अपने सेल्फ सेंटर्ड गोल्स के लिए। तो इन्होंने जो इनको मैंडेट दिया गया उसके साथ गद्दारी की, इन्होंने डिसलॉयल्टी शो की। और जहां तक FIR की बात है, आपने देखा उसकी पूरी वीडियो मौजूद है, कहीं पे इंतजार पंजोता नहीं, पंजोता के पास कोई वहां पे छुरी तलवार चाकू नहीं था। पूरी वीडियो में ये धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, देवर पीसफुल, सिर्फ नारा लगाया वहां पे। तो उसके बाद मिला क्या? FIR काटते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाकया है, ये इक़दाम कत्ल का वाकया है। यही तो इस मुल्क का अलमिया है, इस पुलिस सिस्टम का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अलमिया है कि आप वकूआ होता है, एक जुबानी कलामी बात होती है और वो इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी बन जाती है। ये मिस यूज ऑफ पावर है। सिर्फ रियासत के लाडले हैं तो उनको रियासत ने FIR दे दी, लेकिन कितनी FIR है? पहले कम हुई है नईम पे या इंतजार पे? इंतजार तो डक्ट भी रहा है 20-15-20 दिन, आपको पता है। नईम पे पहले 10-12 FIR है। लेकिन आप समझते हैं बुज़ुर्ग साहब के वाजिद गिलानी को, अगर आपने जिस तरह से आगाज पे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो नहीं होगा उसको वोट नहीं पड़ेगा, और ये सब जगहों पर आपने देखा भी, लेकिन क्या फिर वाजिद गिलानी साहब को नॉमिनेट करवा के उनके लिए उनकी सपोर्ट करके आप समझते हैं कि आप लोगों से एक बड़ी सियासी गलती हुई? जी बिल्कुल हमारी गलती है, और उसके अलावा हमारे साथ तो हमारे MNAs ने भी ये किया, आपने देखा। लेकिन देखें, आप दिलों के हाल नहीं जानते, और इंसान जो होता है आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इसने कैसे एक्ट करना है। हमने जिन लोगों को टिकट दिए, कुछ 5% लोगों ने तो हमें भागे ना पार्टी से, आपने देखा, छोड़ भी गए, वो भी तो लोटे निकले। इस तरह के कैरेक्टर्स तो होते हैं। और खान साहब देखें, टिकट देखते वक्त, पार्टी देखते वक्त ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, कोई हम सामरी जादूगर नहीं है, फ्यूचर नहीं बता सकते ये बंदा फ्यूचर में कैसा होगा। आप उस वक्त फैसला करते हैं, 100 में से 10 लोग गद्दार निकल आते हैं, डिसलॉयल निकल आते हैं, लोटे बन जाते हैं, ये भी उनमें से एक है। लेकिन देखें क्या फायदा हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आप कल को पूरी जिंदगी के लिए आपकी औलादें ताने सुनेगी कि यार तुम बिक गए थे चंद टकों की खातिर, चंद फायदे की खातिर। ये देखें, आंख में एक बात करूंगा, एक चीज याद कर लें, एक चीज पावर के बारे में, एक चीज बड़ी परमानेंट है, वो ये है कि पावर कभी परमानेंट नहीं होती। इस वजह से हालात भी कभी परमानेंट नहीं होते, चेंज होते हैं। ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने कल को ये चीजें नहीं भी होंगी। खान साहब हमेशा के लिए जेल में नहीं है, उन्होंने बाहर आना है, हुकूमत बनाएंगे वो, तो ये चीजें खत्म होनी है। लेकिन ये तारीख में अपने आप को विलन बना रहे हैं, हमेशा की लानते, हमेशा के लिए अपने आप को एक स्याह चेहरे जो है वो ये बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर बुज़ुर्ग सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, माजी गवाह है कि पाकिस्तानी सियासत हमेशा अदालती कटहरे में खड़ी नजर आई है। कभी आसिफ अली जरदारी, कभी मियां नवाज शरीफ, तो कभी शहबाज शरीफ साहब ने अदालत की इन पेशियों को भुगता, और आज बानी PTI यानी इमरान खान साहब मुख्तलिफ केसेस में इन अदालतों का सामना कर रहे हैं।
सवाल जितना पुराना है ये उतना ही रेलेवेंट भी है कि इमरान खान के तमाम केसेस क्या महज कानूनी जंग का मामला है या इन केसेस के पीछे कोई सियासी खेल भी छुपा है। इमरान खान जब से कैद में है वो मुख्तलिफ केसेस में जेल ट्रायल भुगत रहे हैं, लेकिन अब GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया कि अब इस केस में इमरान खान का जेल ट्रायल नहीं बल्कि वीडियो लिंक पर उनकी पेशी होगी। मगर इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ने वीडियो लिंक पर अदालती कार्रवाई चलाने के बायकॉट कर दिया। PTI के वकला अपना ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जानबूझकर इमरान खान साहब को उनकी फैमिली और वकला से दूर रखने के लिए वीडियो लिंक पर पेश किया गया, जो बुनियादी इंसानी हुकूक और फेयर ट्रायल की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई वीडियो लिंक पर पेशी से फेयर ट्रायल का जो हक है वो मुतासिर हो रहा है या फिर PTI के वकील इस मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की नजरें 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस पर भी लगी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सजाओं के खिलाफ दरखास्त की समाअत 25 सितंबर को इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह समाअत होगी, जबकि तोशाखाना 2 केस में गवाहों ने ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाने के जो इंकशाफात किए हैं उन इंकशाफात को PTI के वकला मुस्तरद कर रहे हैं। जहां यह जानना है कि इमरान खान के इन तमाम केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, वहीं पर PTI के सियासी मुखालफीन और बाज़ कानूनी माहिरीन ये बात तवातुर से कहते चले आ रहे हैं कि PTI की लीगल टीम इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से जिस तरह से मामलात को लेके आगे बढ़ रही है वो मेरे ख्याल में सियासी अंदाज में ज़्यादा चल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। माहिर कानून भी हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसीडिंग होने जा रही है तोशाखाना 2 केस के हवाले से, और जब एक शख्स को तोशाखाना केस में सज़ा हो गई, अब उसके बाद तोशाखाना 2 का केस, आपके नज़दीक क्या वाकई ये एक फेयर तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है या 2-3 समातों के अंदर ये मामला निमट जाएगा या इसके अंदर भी सज़ा के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक तो ये है कि चूँकि आपने 2-3 चीज़ें जो हैं वो लीगली पॉइंट आउट की हैं, और मेरा ख्याल है कल भी जब केसेस आएंगे तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ है वो वीडियो लिंक वाली है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 352 जो है वो ये कहता है कि आपका ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए, यानी कि अदालत के अंदर होना चाहिए, जिसको जुरिसडिक्शन है वहाँ पे होना चाहिए, और उसके अंदर एक्यूज़ को सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए कि वो अपने लॉयर से कांटेक्ट रखे, उसके बाद ये उसे एडवाइस करे, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर या दुनिया भर के अंदर 2 तरह की और भी चीज़ें होती हैं। या ये है कि आप उस कोर्ट से जेल के अंदर अदालत को मुंतकिल कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न और सो मेनी रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये गवर्नमेंट का भी फैसला हो सकता है, ये अदालत का भी फैसला हो सकता है, और जज साहब वहाँ पे चले जाते हैं, वहीं पे गवाह आते हैं, वहीं पे एक्यूज़ होता है जहाँ पे वो कन्फाइन होता है, और उसके बाद एक फ़ैसला आता है जिस तरह पहले केसेस के अंदर आया। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो हमारे लॉ के अंदर या दुनिया भर के अंदर जब से आपकी मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं उसके अंदर वीडियो लिंक का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप उसको लाने की बजाय एक्यूज़ को जो है वो जहाँ पे वो है वहाँ पे आप एक अरेंजमेंट करते हैं, और पाकिस्तान का जो एंटी टेररिज्म लॉ है उसके अंदर वीडियो लिंक की एक प्रोविजन मौजूद है। उसको जो है वो गवर्नमेंट भी इन्वोक कर सकती है, उसको जज साहब भी इन्वोक कर सकते हैं, और ये मामला कि क्या वीडियो लिंक के लिए ट्रायल जो है वो फेयर है या नहीं है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है कि वीडियो लिंक के ज़रिए अगर ट्रायल किया जाता है तो उससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फेयरनेस उससे इफेक्ट नहीं होती। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि अदालत के अंदर ट्रायल हो, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस आ जाती हैं तो ट्रायल जो है वो जेल के अंदर भी हो सकता है और उसको वीडियो लिंक के लेकिन हाफिज साहब अगर पहले एक शख्स आइसोलेट कर दिया गया हो तो उसके बुनियादी हकूक तो मुतासिर हैं। ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट होता तो जो ये आपकी प्रोविजन है या जजेस जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं या पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सैकड़ों ट्रायल जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए या जेल किए जा रहे हैं, या PTI 5 साल खुद हुकूमत में रही थी जिसके अंदर 2018 से 22 तक है, उस वक्त भी ये प्रोविजन वीडियो लिंक की मौजूद थी, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इसको इसी बुनियाद के ऊपर कि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है उसको स्ट्राइक डाउन कर, तो ऐसी बात तो नहीं है। अब चूंकि ये है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उस नैरेटिव के अंदर जो है वो हर चीज़ को टारगेट किया जाना है, और उसके अंदर एक ये पॉइंट है कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वीडियो लिंक
के ज़रिए ट्रायल या जेल ट्रायल जो है वो पाकिस्तान के कवानीन जो है वो आइन या बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम नहीं है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बारहा इसको अलाउ कर चुकी है, इसको वैलिडेट कर चुकी है। और आज भी पाकिस्तान की तमाम जो आपके प्रोविंसेस हैं उस जगह वीडियो लिंक्स ट्रायल भी हो रहे हैं, और उस जगह जो है आपके जेल ट्रायल। मेरा सवाल थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ आपके सामने रखती हूँ। हाफिज साहब, मामला ये है कि एक शख्स है और आपको पता है कि वो बड़ा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी को एक तरफ छोड़ दें, अगर एक शख्स इस चीज़ को बार बार दोहराता है कि उसके बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, ऑलरेडी वो आइसोलेशन के अंदर है, फैमिली को मुलाकात की इजाज़त कभी है कभी नहीं है, इस दौरान अगर वो ट्रायल के लिए अपनी पेशी के लिए आते हैं तो ये उनका बुनियादी हक नहीं है कि उनके वकला उनके साथ मौजूद हों या उनके फैमिली मेम्बरान उनके साथ मौजूद हों, ताकि उसे इस चीज़ का एहसास रहे कि जो उसके मामलात आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर बुनियादी हुकूक जो हैं वो उसके मुतासिर नहीं हो रहे। मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि आप ये कहें कि जी वीडियो लिंक या जेल ट्रायल के ज़रिए आपके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है वो नहीं है। हाँ, दूसरा ये है कि अगर इस तरह की फैसिलिटी जो है कि आप वहाँ पे चले जाते हैं या एक्यूज यहाँ पे आ जाता है तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर कहना कि जी आइन अगर ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है तो पाकिस्तान के कानून फिर सस्टेन नहीं करने चाहिए। इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अंदर तो पंजाब के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, या उससे पहले भी जितने आपको ट्रायल्स हुए हैं उसके अंदर जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो आप जिस तरह आप चाह रहे थे। फिर इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को डिफाइन किया कि जी वहाँ के ऊपर जो है वो जर्नलिस्ट भी चले गए, हालांकि अमूमन जेल ट्रायल्स के अंदर जो है जर्नलिस्ट नहीं जाया करते चूँकि आपकी सिक्योरिटी या सो मैनी रीजंस की वजह से आप वो ट्रायल कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि एक पॉलिटिकल लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिक्स है, और जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो अपने केसेस हैं उनको पॉलिटिकल अप्रोच या पॉलिटिकल थिंकिंग से लड़ते हैं, चूँकि उससे ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ लीगल स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे और अगर हम उसमें नहीं जीतते तो मुमकिन है कि फिर हमें ये कहा जाए कि जी चूँकि आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया तो लिहाजा डे वन जो है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है विक्टिमाइजेशन का, अथॉरिटी नहीं है, जजेस कंप्रोमाइज हैं, सुनवाई नहीं होती, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 50 साल से आपको एक नैरेटिव ये नजर आता है कि जिसके अंदर ये टारगेट की जाती है। बिल्कुल हाफिज साहब, जो माजी के पॉलिटिकल मामलात और जिस तरह से इन पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने केसेस को परसू किया, दौरे हाजिर के अंदर इमरान खान साहब के केसेस को अगर मैं कहूँ जी लीगल प्रोसेस के तहत नहीं बल्कि पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, तो तोशाखाना 2 केस का मुस्तकबिल आपकी राय में क्या है, क्या देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल? तो ये है कि अगर पॉलिटिकल केसेस, एक तो आप समझे ये है कि आप केस बने, उसके बाद एक प्रोसेस हुआ और फिर आपने अदालतों को मिलाइन किया और अदालतों से आपके फैसले आए कि जो आपके खिलाफ थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के केस के अंदर जो भी मामला हाई कोर्ट के अंदर आया है, बावजूद इस चीज़ के कि उन्होंने हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या पर्सनालिटीज़ को या चीफ जस्टिस को टारगेट किया है, उसके बावजूद उन्हें रिलीफ मिला है। आप साइफर केस देख लें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देख लें, इद्दत केस देख लें, जो 9 मई के केसेस ऑफ बेल्स उनका मामला आप देख लें, सारी जगह जो है वो आपको हाई कोर्ट के अंदर रिलीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आता है। तो ये कह देना कि जनाब हर चीज़ ही पॉलिटिकली जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, मेरा ख्याल है कि वो फैक्ट्स उसके। दूसरा इस चीज़ के अंदर ये है कि जो अभी वाला केस जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है, इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे इशू ये है कि अंडर वैल्यूएशन का है। अगर अंडर वैल्यूएशन जो है वो इंटेंशनली साबित हो जाती है, उसके ऊपर एक सज़ा है कि अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर हैं और वहाँ पे आपने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जितने भी स्टेट गिफ्ट आते हैं वो पाकिस्तान के ट्रेडिशनली इसी तरह होता रहा है कि जिसके अंदर जो है उनको अंडर वैल्यू किया जाता था, फिर अपनी मर्ज़ी के अप्रेजर्स भी आते थे, स्टेटमेंट्स भी आती थी और वो चले जाते थे। लेकिन फ़र्क और इसमें यह आया है कि आप एक हाई मॉरल ग्राउंड के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, आपने ये कहा कि जो उन्होंने गलत काम किए हैं मैं वो गलत काम नहीं करूँगा और मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर करूँगा। और आपको याद होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वहार का इशू आया था तो किस तरह PTI ने उसको उसके खिलाफ बयान दिए कि ये किस तरह। तो जब आपको पता था कि ये सारी चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपकी नाक के नीचे हो रही हैं, ये इस तरह हो रही हैं, तो ही मस्ट स्टैंड ऑन इट कि जी नहीं मैं इस तरह नहीं करूँगा, मैं उनसे फ़र्क हूँ। अब ये है कि जो हार दिए गए MBS ने, उनकी कीमत आप मार्केट के अंदर जाके देखें या किस तरह उन्हें बेचा गया है, वापस किस तरह चले गए हैं, उसके बाद घड़ी वाला आप देख लें, तो वो जो सारा प्रोसेस है उसके अंदर डूबियस तो है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और चीज़ आई है वो ये आ गई है कि पहले जितनों के खिलाफ भी थे
उनके मिलिट्री सेक्रेटरी या उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे वो उनके खिलाफ एज ए अप्रूवर के तौर पे नहीं आते थे। इनके मुतल्लिक अब जो आए हैं वो आपके अप्रूवर आए हैं। लेकिन उसमें हाफिज साहब इसी केस को दूसरी तरफ दफा लगाना, पहले कुछ और बयानात आ जाना, फिर बयानात का तब्दील हो जाना, तो ये भी तो मामला को डूबियस करते हैं। जो पहले ये था वो ये था कि आपने कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो वापस नहीं किए, ठीक है जी, कि आपको जिस तरह वापस करने चाहिए थे आपने उस प्रोसेस के मुताबिक वापस नहीं किए। ये जो स्पेसिफिक केस है ये है कि वैल्यूएशन का है कि आपने जो गिफ्ट अपने पास रखे हैं उसको आपने अंडर वैल्यू करके रखा है। और अब आप देखें ना कि गिफ्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, गिफ्ट मिलता है पाकिस्तान की रियासत को या किसी भी मुल्क की रियासत को। और उसके अंदर ये है कि ये मुमकिन तो नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी मैं इसको रख लेता हूँ, कीमत उसकी फ़र्ज़ किया 10 करोड़ है या 5 करोड़ है, और आप ये कहें कि मैं उसको 10-12 लाख के अंदर रख, आपको नहीं अंदाजा कि जिन जगहों से वो गिफ्ट आए हैं क्या उसके अंदर माजी के रहनुमा हमारे गुजर गए लीडर हमारे जो हैं उनको भी जो तहफ़ मिलते रहे उन्होंने भी बहुत कम परसेंटेज के ऊपर उनको हासिल किया। इमरान खान साहब ने हाई वैल्यू ग्रांट्स ली हुई थी, लेकिन सरवत मैंने आपसे यही कहा कि जब आपको पता था कि एक चीज आती है और पाकिस्तान की गवर्नेंस का एक प्रॉब्लम है कि जब आप पावर के अंदर आते हैं तो पूरा एक रैकेट आपके नजदीक आ जाता है और आपको पता चले या ना चले या आपको पता भी होता है तो वो आपसे वो चीजें करवा रहे होते हैं या आप वो कर रहे होते हैं जो आप चाह रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे एक है। अब उसके अंदर ये आप देखें ना कि 190 मिलियन पाउंड्स पे आपने बात की, अब ये 25 सितंबर अब पाकिस्तान की जो कैबिनेट थी उसे नहीं पता था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहरिया टाउन की डील पड़ी हुई है और एक अकाउंट और है और आप उसको छुपा के जो है प्राइवेट डील के अंदर जो है वो उस अकाउंट में एडजस्ट करवाते हैं और पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आते हैं और कैबिनेट की प्रोसीडिंग जो इमरान खान साहब ने नहीं लिया ना। देखे ना बेनिफिट, देखे नंबर 1 ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रूल्स की वायलेशंस की। नंबर 2 ये है कि कैबिनेट ने उस फैसले को अप्रूव किया जिससे पहले एनसीए जो है वो फैसला कर चुकी थी, आप किस तरह रिट्रोस्पेक्टिव उसको अलाउ कर सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि आपने उस पैसे की ट्रांजैक्शन जो है उस अकाउंट के अंदर जाने दी कि जो अकाउंट एक प्राइवेटी लायबिलिटी था उसको पाकिस्तान के अकाउंट 1 के अंदर आना चाहिए था। चौथा उसके अंदर आपने ये किया कि आपने उसको बगैर एजेंडे के शामिल किया। पांचवा उसके अंदर ये है कि वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, वो स्टेट बैंक के अकाउंट जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पे आया और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भिजवाया। अगर वो ना भिजवाती या शोर ना मचता तो प्रोसेस तो पूरा हो गया था ना कि जिसके अंदर जिस शख्स को आपने फैसिलिटेट किया या आपकी कैबिनेट ने फैसिलिटेट किया वो तो सारी चीजें आ गई। तो ये इसके अंदर हर चीज के अंदर ये कहना कि जी इसका एडवांटेज कितना है, इसका एडवांटेज कितना है, लॉ के अंदर ये है कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वायलेशंस कर ली है यू कमिटेड एन ऑफेंस, उसका एक प्राइस है। अब आगे चीज जाके ये है कि उसके आगे सीरीज ऑफ इवेंट्स। अभी आपको क्या लगता है कि जो अभी 25 सितंबर को होने जा रही है समाप्त, उसमें क्या होगा, क्योंकि असल सजाएं तो इसी में है। देखिए ये है कि बुनियादी तौर पे जो केस है वो है अंडर वैल्यूएशन का। उस अंडर वैल्यूएशन के अंदर ये है कि क्या अंडर वैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जिन चीज़ों के मुतालिक आपने अंडर वैल्यूएशन की है अगर उसको उनकी टीम के लोग ये कहते हैं कि हमने उस प्रोसेस को अंडर वैल्यू करवाया है तो फिर आपको पता है कि जब आप उस प्रोसेस के अंदर ही कुछ एडमिशन आ रहा है या जिनके हवाले आपने किया है वो उस चीज़ को मान रहे हैं तो फिर उसके मतलब आपके लिए सीरियस चैलेंजेस जो है वो ट्रायल की। बिल्कुल। अब ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है इसके अंदर एक आम तासुर भी है और उसकी चीज़ें भी पीटीआई के लोग जो हैं वो जगह जगह बताते हैं, बयान करते हैं, समातों का अहवाल भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जो एक इसका खुलासा इमरान खान साहब या उनकी अहलिया ने बेनिफिट इसका कोई ज़ाती तौर पर नहीं लिया, लेकिन जो नकात आप मेरे सामने रख रहे हैं उसमें कई जगहों पर नेग्लिजेंस नज़र आ रही है, कई जगहों पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इस काम को जल्द अज जल्द करवाने की कोशिश की गई है। तो अब इसका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि अल-कादिर के अंदर सजाएं अगर ये सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो आपके नज़दीक क्या रिहाई होगी या तोशाखाना 2 का जो केस लगा हुआ है उसके अंदर इमरान खान साहब को सजा सुना के दोबारा अंदर किया जाएगा। कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है उसके 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप किसी से भी पूछें कि जो प्रोसेस वो अडॉप्ट किया गया था उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अंडू किया और वो पैसा वापस पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भिजवाया गया और कुछ पैसा जो है फेडरल गवर्नमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट को दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक इलीगल एक्शन किया और आपने उस वक्त ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि हमने लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर लेके आए हैं जो पाकिस्तान के अकाउंट
कोर्ट में नहीं आया था, वो मलिक रियाज साहब की जो प्राइवेट लाइबिलिटी थी, जो मलीर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 360 अरब था, उसके अंदर आपने उसको एडजस्ट करवाया और बाद के अंदर दूसरा उसका रेसिप्रोकल है कि जिन डेट्स के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन जारी हैं, यानी कि उधर से कैबिनेट का फैसला है या उसके बाद ट्रस्ट आपका बना है, उस ट्रस्ट के अंदर भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि मलिक रियाज को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के नाम एक ट्रस्ट बने, उसके अंदर जो है वो जो आपकी लैंड है उसको ट्रांसफ़र करे, फिर वो उनकी जो एक फ्रेंड है उनके नाम एक बात के अंदर ट्रांसफ़र करे, फिर आप उसके ट्रस्टीज़ जो हैं उसको आप चेंज करें, पहले कुछ और लोग आएँ, फिर और वो सारी की सारी आपकी जो डेट्स नज़र आती हैं वो उन्हीं डेट्स के अंदर आती हैं कि जिसके अंदर ये मामला या NCA में था या पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर उस डिसीजन के अंदर चला गया था। तो रेसिप्रोकली इसके अंदर आपको एक और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, एक तरफ सिर्फ जस्टिफिकेशन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने बेनिफिट लिया, जब आप 190 मिलियन पाउंड्स की बात करते हैं वहाँ पर लीगल प्योर वायलेशन है, और जब दूसरी तरफ जाया जाए कि जी आपको ये जो नज़र आते हैं अल-कादिर ट्रस्ट, तो वहाँ पे आर्गूमेंट्स लीगल की बजाय दिया जाता है अगर कोई भी शख्स जो है वो ट्रस्ट के अंदर अपनी चीज़ डालता है तो क्या हम उसे स्टॉप कर दें। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है, इस तरह की चीज़ें आएँ तो दे आर एक्सेप्टेबल, बट अगर आप पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अंदर हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो फिर आपको 100 टाइम कॉन्शियस और कॉशियस होना चाहिए कि क्या मेरा एक्शन जो है वो कल को कॉग्निजेबल बनेगा या नहीं बनेगा, और वही एक बेंचमार्क, और मेरा ख्याल है कि वहाँ के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी या उनकी फैमिली को जो ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, ना स्टेट गिफ्ट्स के मामले के अंदर, ना 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर, और इवन प्राइम मिनिस्टर को जो ड्यू डिलिजेंस जो थी साइफर मैटर के अंदर भी करनी चाहिए थी, जो आपके स्टेट सीक्रेट्स है वो उन्होंने नहीं की, उसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस है, और वो जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है उसको एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस या पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर आया है, और वहाँ के ऊपर फिर आपको इंस्टीट्यूशंस टारगेट नजर आते हैं, कभी आर्मी नजर आएगी, कभी आपको जजेस नजर आएंगे, कभी चीफ जस्टिस नजर आएंगे, कभी उसके बाद आपको पार्लियामेंट नजर आएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक डेविएशन की तरफ चीज़ों को लेके जाना है, उसका लीगल और उसका जो कॉन्सिक्वेंटल एक प्रोसेस है उसको डाइवर्ट करके ये कहना कि ये केसेस जो है गलत है, हालांकि इन सारे केसेस को अगर आप इंडिपेंडेंट एनालाइज किया जाए तो जिस तरह मैंने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सीट की रिक्वायरमेंट है या जिस मैंडेट या जिस नैरेटिव से एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए थे, इन्हें जो है 10,100,000 टाइम अब इन दोनों चीज़ों को हाफिज साहब, दोनों चीज़ों को एक साथ करके मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर आप भी जानते हैं बड़े मायानाज किस्म के वकला हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं। इन केसेस में उनके बयानात के मुताबिक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन शिकवा ये है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा और जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, मगर मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि अदालतों से जिस इंसाफ की तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वो उनको मुहैया या मुयस्सर नहीं है, या वाकई तहरीक इंसाफ के वकला अपनी इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कहीं ना कहीं जो कानूनी मामलात हैं उनमें सुकम छोड़ते चले जाते हैं? ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। अब आप ये देखें कि कोई भी मैटर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया है, चाहे वो साइफर की बेल है या आपके 9th में के आपके इश्यूज़ हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दी है। उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर आ जाएं तो वहाँ के ऊपर ये है कि जहाँ के ऊपर आपका इलेक्शन कमीशन से आप डिस्क्वालीफाई हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया। आप साइफर के अंदर आए, पहले सज़ा सस्पेंड की गई और फिर आउट ऑफ टर्न जाके आपकी अपील लगाई गई और आपको उसके अंदर बरी कर दिएगा। इसी तरह तोशा खाना 2 के अंदर जब आपकी ज़मानत का केस था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर भी उन्हें ज़मानत जो है वो दी हुई है। तो ये कहना कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करें, हाँ एक है कि जब ये खुद SIC का केस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लेके गए, जब इन्हें इनके ख्याल के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जजेस अगर इंडिपेंडेंट हैं तो वो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, तो रिजर्व सीट्स के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से एक फैसला दिया। और अभी भी जो किस केसेस के अंदर आए हैं पेशावर हाई कोर्ट अपना फैसला कर रही है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट आप ये देख लें। तो मैं ये समझता ये हूँ कि जो आपके लीगल इश्यूज हैं आप उनको लीगली डील करें। अब आप ये देखें ना कि पार्टी का आपका इंट्रा पार्टी का इलेक्शन है 2019 से आपका पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं करवा सकती और उससे अगर डिसएडवांटेजेस आते हैं और आप उस एक्ट का हिस्सा थे जो सेक्शन 209 से लेकर 215 तक
तक है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप डाल दें, तो मेरा ख्याल, और अभी भी आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई भी पीटीआई का ऑफिस रजिस्टर्ड जो है बैरियर नहीं है। ये सारे के सारे जो आप कोदेदार नज़र आते हैं ये सिर्फ नॉमिनेटेड हैं। पीटीआई का जो लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इलेक्शन एक्ट के अंदर आना चाहिए वो नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।